हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। मीन्स वाटर ऑन द लंग्स, इसे ऐसा भी बोला जाता है और हिंदी में हमने सुना है कई बार बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया। अब ये फेफड़ों में पानी भर गया, इट्स डजंट मीन कि आपके लंग्स के अंदर पानी भर गया हो, आपके फेफड़ों के अंदर पानी नहीं भरा है, बल्कि आपके जो फेफड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक थिन लेयर होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, उसे बोला जाता है प्लूरा। और इस प्लूरा और लंग्स की जो आउटर लेयर होती है उसके बीच में स्पेस होता है। नॉर्मली उसके अंदर, उस प्लूरल स्पेस के अंदर थोड़ी स्मॉल अमाउंट के अंदर फ्लूइड होता है। वो एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है। जब आपका लंग ब्रीदिंग के लिए वर्क करता है, एक्सपेंड होता है, तो वो चेस्ट कैविटी की जो केज होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एज अ लुब्रिकेंट स्मॉल अमाउंट के अंदर फ्लूइड होता है और वो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। बट ड्यू टू पुअर फंक्शन ऑफ द हार्ट और ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और ड्यू टू सम एनी अदर रीजन, अगर आपके उस प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है तो उसे बोला जाता है प्लूरल इफ्यूजन। मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, आपको नहीं पता है चलता है जल्दी से कि आपके फेफड़ों में पानी भरा है। बट जैसे ही आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, मीन्स सीवियर शार्प स्टिचिंग चेस्ट पेन होता है, बहुत ही तीखा तीखा पेन होता है चेस्ट में, और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। और ये मोस्टली कब होती है? जब आप लेटते हैं, रात को सोते हैं या सुबह में कभी भी जब लेटते हैं, लेटते टाइम में जब आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और जब आप डॉक्टर से कंसर्न करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब वो स्टैट से उसे एग्जामिन करते हैं तब, या फिर आपका जब उन्होंने सजेस्ट किया है चेस्ट एक्सरे, तो डायग्नोज होता है कि आपके उस स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो चुका है और उस एक्यूमुलेशन की वजह से आपको सांस में अब दिक्कत हो रही है। और ये क्यों होता है? क्योंकि मेनली इसका रीज़न होता है कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेस की वजह से। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपको प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गया है उस एरिया के अंदर तो हो सकता है, या आपको कोई भी लंग डिजीज है, और मोस्टली लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में भी ये प्लूरल इफ्यूजन होता है। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. तो ये इनके रीजंस रहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी के अंदर आपको या तो एंटीबायोटिक और डायूरेटिक्स दिया जाता है, मीन्स जो कि आपके इस फ्लूइड को ड्रेन करने में हेल्प करे। और एक प्रोसेस होता है जो माइनर सर्जरी बोला जाता है, जिसे आप ओपीडी में ही भी कर सकते हैं, थोरोसेंटेसिस। इससे क्या होता है? इसमें आपके चेस्ट, जो लंग का पार्ट है, जहाँ पे ड्यूरिंग चेस्ट एक्सरे पता चलता है कि एक्यूमुलेशन फ्लूइड का किस तरफ और किस साइड में ज़्यादा है, तो डॉक्टर उस क्वेश्चंस करते हैं उस एरिया को, और उस एरिया को एनेस्थीसिया देके उसको पेनलेस किया जाता है। फिर उसके उस एरिया से एक निडल सिरिंज को इंसर्ट किया जाता है। वो सिरिंज इंसर्ट करके 50 ml की सिरिंज लेते हैं। वो 50 ml की निडल सिरिंज का निडल इंसर्ट किया जाता है और पूरा फ्लूइड ड्रेन करके और उसे एक्यूमुलेट किया जाता है सेपरेट बॉटल के अंदर। इस तरीके से कितना आपकी बॉडी के उस स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, उसी उतनी बार ये इंसर्ट किया जाता है। ये पेनफुल होता है और आफ्टर इस प्रोसेस भी पेशेंट पेन में रहता है 1-2 दिन के लिए। अब ऐसा नहीं है एक बार ये किया गया प्रोसीजर आपको प्लूरल इफ्यूजन दोबारा नहीं हो सकता है। प्लूरल इफ्यूजन दोबारा भी हो सकता है अगर आपका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो अभी भी प्रेजेंट है। तो जितनी बार भी ये आपको अगर होगा उतनी बार आपको ये प्रोसेस करवाना पड़ता है ताकि आपकी ब्रीदिंग इजी हो सके। इस प्रोसेस से आपका फ्लूइड ड्रेन आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है और आपकी ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ टाइम के लिए सबसाइड हो जाती है। दूसरी तरफ आप होम्योपैथी में देखेंगे, जैसे मैंने बोला है, होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पे आपको माइनर सर्जरीज या सर्जरीज का सजेशन दिया जाता है, वहाँ आप होम्योपैथी लेते हैं तो आपको विदाउट दिस पेन कंप्लीट क्योर और रिलीफ मिलता है। होम्योपैथी प्लूरल इफ्यूजन को
बहुत अच्छे से ट्रीट करके एकदम क्योर कर देती है। मेरे एक केस है जिसमें उस केस के अंदर यही था कि उनको बार बार हर 15 से 20 दिन के लिए ऐसा 20 दिन से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता था। पॉजिटिव रीज़न इज़ हार्ट डिजीज़, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी पहले से ही, तो उनके लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन होता रहता था। अब ये 15 से 20 दिन के बाद हर बार उनको ये प्रोसेस थोरोसेंटेसिस के लिए जाना होता था एंड दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर। सो हम जब भी वो इस तरीके से प्रॉब्लम में थे और हर बार उनको इस तरीके से करने पड़ते थे। बट जब उन्होंने मेरे से सजेशन लिया और मैंने उनको होम्योपैथिक मेडिसिन दी, तो ऑल ओवर टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे जो होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई, तो फर्स्टली उन्होंने उनका जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है उसको धीरे 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 कम कर दिया और फिर उनका वो एकदम क्योर हो गया। फ्लूइड एक्यूमुलेशन के लिए, थोरोसेंटेसिस के लिए उनको दोबारा कहीं जाना नहीं पड़ा। तो होम्योपैथी आपको बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपको बहुत अच्छा हेल्प करती है और विदाउट एनी पेन आपको रिलीफ करती है। अगर आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी भी बीमारी के बारे में आपको अगर मेरे से सजेशन लेना है, मेरे से कुछ डिस्कशन करना है, तो आप प्लीज़ अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल के अंदर मुझे बताएं और उस अपना जो भी अगर आपने टेस्ट किया है, कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट है, तो वो भी आप मुझे बताएं और वो सारा का सारा आप मुझे सेंड कर दीजिए मेरे मेल आईडी पे, जो मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे वहाँ फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे भेज सकते हैं, बट प्लीज़ आप अपने सारे साइन सिम्टम्स और जितने भी टेस्ट आपने करवाए हैं वो ज़रूर भेजें। अब जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं फ्लूइड एक्यूमुलेशन को? आप देखिए, वैसे तो इसका रीजन रहता है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और कंजेस्टिव हार्ट डिजीज मेन प्रॉब्लम रहता है, बट एक्यूमुलेशन कम हो उसके लिए आप करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं, हनी विद हॉट वाटर ले सकते हैं, मुलेठी वाली चाय, जिंजर, टर्मरिक, ये सब आपको ड्रिंक्स अभी विंटर सीजन में लेनी है, जिससे कि आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो और ये फ्लूइड का कलेक्शन भी कम हो। प्लूरल इफ्यूजन होता है आपको जब सोते टाइम में, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे रिलीव कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, जब आप सोते हैं तो आपने हेड साइड की और अपने सर की तरफ आप एक पिल्लो की जगह 2 पिल्लो लगा लीजिए, या फिर अपने बेड को इस तरीके से कर लीजिए कि आपका हेड अपर थोड़ा ऊपर रहे और जो लेग्स हैं या टांगे हैं वो थोड़ा नीचे रहे। तो इस पोजीशन में आप अपने बेड को रखिए, जिससे कि वो फ्लूइड का प्रेशर आपके लंग्स पे ज़्यादा नहीं आएगा और आपका लंग को एक्सपेंड करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए इजी होगा। तो इस तरीके से आप सोए जिससे कि आपको इस ब्रीदिंग प्रॉब्लम से हेल्प रहे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।